दोस्तों बताना है। पहला, दूध को उबालेंगे तो भोजन तो संरक्षित रहेगा, बात तो बिल्कुल सही है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखूंगा, वो चावल भी कुछ देर तक सही रहेगा। हरा धनिया गीले कपड़े में रखूंगा तब भी सही है। आलू का अचार नहीं बनता साथी, ये लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो राइट आंसर दोस्तों जो बनेगा वो 19 का विकल्प नंबर डी बनेगा। और थैंक यू वेरी मच ऑप्शन नंबर डी आपको कहने के लिए। काफी लोग गड़बड़ कर रहे हो भाई, इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें भाई जिस तरह की गलती कर रहे हैं आप लोग। आगे, मच्छर के फैलने से होने वाले रोग जैसे डेंगू है दोस्तों, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इन तीनों रोगों से मच्छर द्वारा फैलते हैं तीनों रोग। इन रोगों से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त कदम दोस्तों कौन सा होगा? 4 विकल्प आपके सामने, बताओ। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक बात है। अपने आसपास के पानी को इकट्ठा ना होने दें, तेल डाल दें, सही है। घरों में मच्छर भगाने वाले कॉयल का उपयोग करें, ओके। कूलर और गमले में पानी को हर हफ्ते बदलें, सही है। सबसे सही क्या है? तो गुरु सबसे सही होता है ऑप्शन बी, अपने आसपास पानी मत इकट्ठा होने दो। और अगर पानी में अगर आप तेल डाल दोगे ना, अच्छा लोग कहते हैं कि पानी में तेल डाल दो, पानी में तेल डालने से पता है क्या होगा गुरु? अगर आप पानी में तेल डाल दोगे तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो जाती है, जिससे मच्छर का जो लार्वा होता है, मच्छर का जो अंडा होता है, वो सब उसमें नष्ट हो जाता है, जिससे बाकी और मच्छर दोस्तों पनप नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हो ना? हाँ, सही तो चारों विकल्प है, लेकिन सटीक विकल्प की अगर आप बात करते तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे दोस्तों एकदम राइट आंसर जाता। सही बात है। तो ममता, श्याम, रेहान, किशन, आकृति, चंदन, मधुबाला, सुजीत कुमार, चलो साथी चंदन कुमार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीबर पक्षी की विशेषता जो कई घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उसमें सबसे अच्छे घोंसले का चयन करके अंडे देती है, वो कौन सा पक्षी है? करें, नर्तक पक्षी की विशेषता, ऐसा पक्षी जो कई घोंसला स्वयं बनाएगा और उसकी जो महिला पक्षी है उसमें आकर अपने अंडे दे देगी, वो कौन है? ये जो वैया लिखा ना, इसको वीबर पक्षी, सही है ये। टेलर बर्ड जो होता है दोस्तों, टेलर का काम होता है सिलने का, तो पत्तियों से वो अपने चोंच से पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाती है। इंडियन रॉबिन जो होता है दोस्तों, वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और जो कबूतर होता है दोस्तों, ये खंडहर के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये सब बात तो आपको पहले से ही विदित है ना? कबूतर जो होता है दोस्तों, वो खंडहर में अपना घोंसला बनाता है या बनाती है। इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच में बनाती है। टेलर बर्ड जो होता है साथी, ये जो टेलर बर्ड है, टेलर काम होता है सिलने का, तो अपने चोंच से पत्तियों को सिलकर वो घोंसला बनाती है। बस दिमाग में ट्रिक डाल लो। यही कारण रहा है कि आप जब हमारे यहाँ पढ़ते हो और 100% लगभग सभी लोग पास हो जाते हो, इसके पीछे यही वजह होती है कि हम चीज़ों को ना केवल समझाना चाहते हैं, ना केवल पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उसका वास्तविक मूल्य विकसित करना है। हम 1 घंटे पढ़ें और हमको कुछ ना याद हो, तो बताओ पढ़ने का कोई मतलब रह गया? सीधी सी बात है, पढ़ाई करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हमने अगर 1 घंटे समय दिया तो हमको लाभ क्या मिला। बाकी साथी जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं तो उनको तो फेल होना ही होता है। कहते हैं ना कि साथी, जरूरत से ज़्यादा समझदार होना ना जरूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा समझदारी वही आपको जलील करवाता है ना? गांव में एक कहावत है कि पहले ना जामे फिर करबोटिए, पहले ना तो जानने दो, पहले रिजल्ट तो हो जाए। तो मेन चीज ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ साथी। ये कौन है पता है साथी? आप लोग इसका नाम बताओ कौन है ये गुरु आपका वीबर पक्षी है। ये आपका वीबर पक्षी है। आप पहचान के बताओ ये नर बीबर है या मादा बीबर है? पहचान कर आप लोग दोस्तों बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हम लोग बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला, मिट्टी के बर्तन की बात करते हैं। यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाजमी आए हुए हैं। मिट्टी के बर्तन या मटकों में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्वेश्चन अच्छा पूछा गया कि आखिर मिट्टी के बर्तन में या जो मटका होता है उसमें पानी क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र से पानी बाहर निकलता है और वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होता है।
या मिट्टी की बर्तन पानी की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, या मिट्टी में मौजूद खनिज पानी को ठंडा कर देता है? साथी बताइए आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ साथी बताइए। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या फिर मिट्टी का बर्तन पानी की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, या फिर मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्रों से बनी पानी बाहर निकलता है और वाष्पीकरण के कारण ठंडक मिलता है। क्या बात सही है? चौथा तो वैसे ही गलत है। इन्हीं तीनों में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। राइट आंसर दोस्तों होगा, जो रियल कारण दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको आपको नजर नहीं आता है, जिससे पानी क्या होती है, वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण ठंडक बना रहता है। हकीकत अगर इसके पूरे प्रोसेस को जानूं दोस्तों, जो मिट्टी का घड़ा या सुराही होता है ना, इसमें बहुत अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनसे पानी रिस रिस कर बर्तन की सतह पर आता रहता है और बाहर की गर्मी और हवा के संपर्क में आकर यह पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में ठंडक पैदा होती है। बात को समझे कि नहीं समझे? ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इसका पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन बढ़िया किया गया है, तो मैं आपको इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? गुरु आंध्र प्रदेश से है। क्योंकि पोचमपल्ली साड़ी जो लोग बनाए थे गुरु, जिन लोगों ने पोचमपल्ली साड़ी का निर्माण किया था, उनको बनाने वाले लोगों को ही कलमकारी कहा गया। तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश का क्या लोक नृत्य किसी को पता है? भाई कम से कम आपने पोचमपल्ली तो तैयार कर लिया कि पोचमपल्ली एक साड़ी है जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। उस साड़ी को बनाने वाले लोगों को कलमकारी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। उड़ीसा का होता है ओडिसी। गुजरात का होता है गरबा। उत्तर प्रदेश का होता है कथक। केरल का होता है कथकली। तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे पेपर में आपको भी ठंडक महसूस हो। वैसे भी 6 सितंबर को पेपर है, गर्मी तो थोड़ा बहुत रहेगा, ठंडक शायद लगे। सितंबर में तो गुरु वैसे गर्मी लगती है, क्योंकि उतना ठंडक नहीं लगेगा, है ना। चलिए साथी आ जाओ, और वीडियो को सारे लोग एक बार लाइक भी कर दो यार। मैं कहता नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं हो, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दो। और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे ये है दोस्तों कलमकारी, जो ये लोग चित्र बनाते हैं। आगे, एक बच्चे की भोजन की थाली में निम्नलिखित में से किस समूह के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए? बताओ साथी। एक बच्चे के भोजन की थाली में कौन सा पोषक तत्व ऐसा रखा गया है जो एकदम संतुलित है? केवल वाले ऑप्शन काट दो, ये सारे केवल गलत हो गए, आपका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। केवल वाले ऑप्शन को साथी क्या कर दो, गलत काट दो, अपने आप सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आकृति मौर्य, शीतल कुमारी, राधे श्याम, शशि लता, अलका और मधुबाला, राम विजय, अजय वीर, अजय पाठक, सुजीत कुमार, अनुपम शर्मा, ममता श्याम, राजेश कुमार द्विवेदी, एकता तिवारी, जूही, उषा, कन्हैया और हमारे बहुत सारे प्यारे भाई। आगे, एनीमिया, डॉक्टर ने किसी मरीज को एनीमिया से पीड़ित बताया है, इस मरीज को क्या खाना चाहिए? देखो दूध अंडा ये सब बेकार है, इसको गुड़ खाना चाहिए। ये है गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी। चांगपा नामक खानाबदोश जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? हमने कहा जो चांगपा नाम की प्रजाति है ये लद्दाख में पाई जाती है। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रजाति रहती है, और ये वही प्रजाति के लोग हैं जो भेड़ और बकरियों की ऊन से पश्मीना शॉल का निर्माण करते हैं। 250 घंटे बुनाई अपनी हाथों से करते हैं, और जब 1 साल बनकर तैयार होता है तो 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्मी भी देता है। तो याद रहे दोस्तों, इसका उत्तर होगा लद्दाख। कौन लद्दाख? अरे वही लद्दाख जिसको आप लोग ठंडा रेगिस्तान भी कहते हो। चांगपा प्रजाति के लोग जहाँ पे रहते हैं वो जमीन पे दोस्तों 5000 मीटर की ऊंचाई है, वहाँ पर कोई भी पेट्रोल पंप भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, क्या वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप होता है? नहीं साथी, बिल्कुल नहीं होता है। उत्तराखंड राज्य से भी 4-5 प्रश्न आता है, जैसे फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड से।
राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। साथी आगे, मिजोरम में फसल कटने के बाद खुशी मनाने के लिए कौन सा त्योहार में नृत्य किया जाता है? बताओ दोस्तों, कमेंट्स करके सारे लोग बताएंगे। हमारे भाई बहन वंदना तिवारी, पारितोष महातो, रविंद्र सिंह। साथियों, चेराओ, मिजोरम का जो लोक नृत्य होता है वो चेराओ होता है। बिहू कहाँ का है गुरु? बिहू तो असम का है, जो धान कटने पर वहाँ मनाते हैं। कथक अपने यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और गरबा दोस्तों ये गुजरात का है। आगे, घर की संरचना, किसी स्थान पर बहुत बारिश होती है और वहाँ के लोग बांस के खंभों पर अपना घर बनाकर रहते हैं, तो गुरु ये कहाँ का घर है? विदाउट ऑप्शन कितने लोग बता सकते हो? एक बार हाथ ऊपर करिए। वो कहाँ का घर है जहाँ बारिश से लोग परेशान होकर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, छप्पर से बनाते हैं? गुरु नाम है वो असम। सबसे पहले उत्तर आया है जयशंकर जी का, उसके बाद जवाब आया है वंदना जी का, फिर शरीफ जी का आया है, मोहम्मद शरीफ। विनोद कुमार जी, वो तो BC कह रहे हैं, क्या ही कहूँ मैं। साथ ही इसका उत्तर होगा, पता है क्या? असम होगा, क्योंकि असम के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। आई होप इसका चित्र दिया गया हो। चित्र तो नहीं दिया गया, मैं दिखाया था इसके पहले भी आपको। तरुण भारत संघ जल संरक्षण के लिए, दोस्तों देखो, जल संरक्षण के बचाव के लिए जुड़े थे राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घर का प्रकार और संबंधित जोड़ा बिल्कुल सही सुमेलित है? कौन दोस्तों सुमेलित है आपको बताना है। मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, सही बात है। राजस्थान के घर घास और छप्पर से बने होते हैं, सही है, मिट्टी का। लद्दाख में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये भी सही बात है। दिए गए विकल्प में साथी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलो ना, क्योंकि वही सबसे बेहतर है ना। हाँ साथी, यही आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट, दालों को अंकुरित करने की प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है और अंकुरण से पहले दालों में कौन सा पोषक तत्व तो काफी हद तक बढ़ जाता है? कमेंट करके बताओ साथी, सारे लोग, सभी भाई बहन इसका जवाब देंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, जवाब दीजिए। दालों को अंकुरित करने की प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है। अंकुरण से पहले दालों में कौन सा पोषक तत्व तो काफी हद तक बढ़ जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? राइट आंसर दोस्तों जो आपका बनेगा वो बनेगा विटामिन। ठीक है, विटामिन की वजह से बहुत सारे लोगों का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट होता है, तगड़ा और मोटे होते हैं। प्रोटीन की वजह से आपके शरीर में कहीं पर चोट लगता है तो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। भूख लगता है तो रोटी खा लो तो आपकी भूख मिट जाती है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपको तत्काल ऊर्जा का एहसास कराए। और वसा जो होता है, जो फैट होता है, वो आपके शरीर के अंदर की गर्मी को बना कर रखता है। साथियों, अगला प्रश्न आ जाओ। आबू धाबी के लोगों में कपड़ों के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? बताओ दोस्तों, सटीक कथन कौन है? गर्मी के कारण वो रंगीन, हल्के और पतले कपड़े पहनते हैं, गलत ऑप्शन है। गर्मी और तेज धूप से बचने के लिए वो सफ़ेद और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, सही बात है। रेगिस्तानी ठंडी हवा से बचने के लिए मोटे ऊनी कपड़ा, गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे भाइयों और मेरे साथियों, ये था आपका आज की मेरी ये क्लास। हमें भरोसा है कि आपको हमारा ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, शंका है, तो कमेंट करके पूछिए। बाकी दोस्तों, ऐसे भाई जिनका सीटेट नहीं निकल रहा, उन्हें अगर आप पहली बार में अगर आप पास करना चाहते हो तो आपके लिए हमारी तरफ से विशेष मदद यही है कि भाई सीटेट के लिए आपको ना कोई किताब खरीदना और ना कोई बैच खरीदना, क्योंकि बैच का मतलब ये होता है कि इंसान फेल जरूर हो जाएगा। 5-5 घंटे डेली क्लास कर नहीं पाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मोटी मोटी किताबें खरीद कर मत लाओ, कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, सीटेट में 150 प्रश्न आता है, 90 प्रश्न पेडागॉजी आती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने पेडागॉजी सीखी होती तो क्या 90 नंबर वो ना करा देता? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर वो कर लोगे तो 90 नंबर वही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक। तो कुछ लोग टॉपिक में सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब नहीं पढ़ा जाता। केवल वो टॉपिक पढ़िए जो 90% जिनको आना ही आना होता है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर है। इसे पढ़ने के बाद साथियों किसी किताब, वीडियो या बैच की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने 110-115 नंबर तक का काम कर दिया है।
कैसे आपको मिलेगा दोस्तों, नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा 9653050981 पे सीधा कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपसे मुलाकात होगी शाम को 9 बजे आपके इसी चैनल पर। हाँ, पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसका टेंशन ना लो। और अपना ख्याल तब तक रखिए भाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी के अपने कीमती समय के लिए। और हमें भरोसा है कि मैंने जो क्लास ली है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिला ही होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे शाम को 9 बजे आपके 90 नंबर वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।